अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाउ मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमने इससे पहले गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स का टॉपिक पढ़ा था इन डिटेल। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1.3, दैट इज़ अ गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। कि एनिमल्स में गैस का एक्सचेंज का प्रोसेस कैसे होता है, किस चीज़ के ज़रिए होता है। ठीक है, एनिमल्स में हम फिर आगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे कि इंसान के अंदर भी गैसेस एक्सचेंज किस तरह होता है। कह रहे हैं प्लांट्स की तरह एनिमल भी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं विद देयर इन्वायरमेंट फॉर रिस्पायरेशन प्रोसेस। ठीक है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट CO2। सो क्या होता है कि हमने जिस तरह फोटोसिंथेसिस पढ़ा था और रिस्पायरेशन पढ़ा था, उसमें क्या हो रहा था कि फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट CO2 ले रहा था, बट रेस्पायरेशन के अंदर वो ऑक्सीजन को इनहेल कर रहा था। तो यहाँ पर भी जो गैसियस एक्सचेंज एनिमल्स के अंदर होती है, उसमें भी ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है और जो हमारा CO2 है उसको एक्सहेल किया जाता है। ऑक्सीजन को इनहेल क्यों किया जाता है? बिकॉज ऑक्सीजन की मदद से हम लोग एनर्जी हासिल करते हैं। टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट CO2। द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इज अल्टीमेटली लिंक्ड विद रिस्पायरेशन। कह रहे हैं जो गैसेस का एक्सचेंज होना है ना, ये दरअसल रिस्पायरेशन की तरह ही है। हमने रिस्पायरेशन में यही तो पढ़ा था कि ऑक्सीजन को आप अंदर लेते हो और CO2 को एक्सहेल करते हो। तो यहाँ पर जो एनिमल्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज हो रही है, वहाँ पर भी सेम प्रोसेस हो रहा है। कह रहे हैं रिस्पायरेटरी मीडियम एक्वाटिक एनिमल्स के लिए वाटर है एंड फॉर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इट इज़ एयर। रिस्पायरेटरी मीडियम वो जगह, वो एरिया होता है, यानी कि वो इन्वायरमेंट होती है जहाँ पर एनिमल्स जो हैं रिस्पायर करेंगे, यानी कि जहाँ से वो ऑक्सीजन को अंदर लेंगे और CO2 को एक्सहेल आउट करेंगे। सो एक्वाटिक एनिमल्स बिकॉज वाटर में रहते हैं, उनका ये मीडियम कौन सा होता है? वाटर होता है। वो वाटर से ही ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं वाटर के अंदर। जबकि टेरेस्ट्रियल एनिमल, वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, दे यूज़ एयर। अच्छा, जो हमारी एयर है उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है प्रेजेंट इन एयर इज़ अबाउट 21%, वाइल इन वाटर इट इज़ 5%। ये MCQs में पेपर में आता है कि आपके वाटर में ऑक्सीजन जो होती है वो कितनी होती है? इट इज़ 5%। एयर में कितनी है ऑक्सीजन? इट इज़ 21%। इन ऑर्डर टू एक्सचेंज गैसेज एनिमल्स हैव अ रिस्पायरेटरी सरफेस। अब ये तो एक तो इन्वायरमेंट हो गई कि यार फॉर एग्जांपल ये मेरी इन्वायरमेंट है जहाँ से हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेंगे और CO2 को बाहर निकालेंगे, बट एक ऐसी सरफेस भी तो चाहिए जहाँ जिसके ज़रिए अगर एक एनिमल है कि उसके ज़रिए वो ऑक्सीजन को अपने अंदर ला पाए। हम इंसान की बात करें, हमारे वी हैव गॉट नोज़, हम नोज़ के ज़रिए क्या करते हैं? इनहेल करते हैं लाइक गैसेस को। ठीक है, माउथ का भी थोड़ा बहुत रोल होता है, बट नोज़ ही है एक तरह से। माउथ का खैर बहुत कम रोल है, ना होने के बराबर, बट फॉर सम टाइम बिंग हम इसको ऑब्वियसली यूज़ करते हैं, ख़ासतौर पे एक्सहेल करने के लिए। सो हमें एक ऐसा मीडियम चाहिए, एक ऐसी सरफेस चाहिए होती है जिसके ज़रिए हम गैसेस को अंदर ला सकें और बाहर भेज सकें। तो ये सरफेस जिसके ज़रिए रिस्पायरेशन होती है उसको रिस्पायरेटरी सरफेस कहते हैं। वो एनिमल्स जो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलके बनी है, जिस तरह प्रोटोजोआ होता है, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रिस्पायरेटरी सरफेस के तौर पे काम करती है। ये एक सेल है ना, एक सेल की जो आउटर कवरिंग होती है ना, ख़ास तौर पे एनिमल्स के अंदर, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। PM यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, ये रिस्पायरेटरी सरफेस के तौर पे काम करती है। किसके तौर पे? रिस्पायरेटरी सरफेस के तौर पे काम करती है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसके अंदर? प्रोटोजोआ के अंदर, विच आर यूनिसेलुलर। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर उनकी बॉडी सरफेस, ठीक है, और उसके साथ साथ इंटरनल सरफेस कुड सर्व एज रिस्पायरेटरी सरफेस। लेकिन जो मल्टी सेलुलर हैं उनमें उनकी बॉडी सरफेस के तो बॉडी सरफेस यूज़ होती है और कुछ इंटरनल सरफेस भी होती है। हम इंसान की बात करें तो बॉडी सरफेस में हमारा नाक यूज़ हो रहा होता है, इंटरनली वी यूज़ लंग्स। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस। भाई रिस्पायरेटरी सरफेस है जिसके थ्रू आपने ऑक्सीजन को अंदर लेना है और CO2 को बहाल करना है। वो ऐसे कोई भी सरफेस तो नहीं हो सकती ना, उसकी कोई खास बात उसके अंदर होनी चाहिए। तो विच आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस, ये आपसे पेपर में शॉर्ट में पूछ सकते हैं, सिर्फ उनका नाम लिखो। तो रिस्पायरेटरी सरफेस शुड बी थिन, वो पतली होनी चाहिए। मोटी होगी तो भाई मसला होगा गैस को डिफ्यूज़ करने में। वेट होनी चाहिए, गीली होनी चाहिए, बिकॉज वाटर जो है एक अच्छा पाथवे प्रोवाइड करता है फॉर डिफ्यूजन। परमिएबल होनी चाहिए, यानी कि वो गैसेस को अंदर आने जाने दे। ठीक है, परमिएबल होनी चाहिए। तो हमने थिन पढ़ा, वेट पढ़ा, परमिएबल। और लार्ज होनी चाहिए इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ बॉडी। अगर हमारी कोई इंसान की बॉडी है, ठीक है, तो अगर कोई चीज़ है उसका वॉल्यूम इतना है, इतनी बॉडी है,
तो वो जो रिस्पिरेटरी सरफेस है वो डबल होती है, बिकॉज आगे भी होती है पीछे की तरफ भी होती है। तो रिस्पिरेटरी सरफेस का जो एरिया होना चाहिए, जो एरिया होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी। क्या एरिया शुड बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ बॉडी, तो हमने ये पढ़ लिया। अब रिस्पिरेटरी सरफेस की हम प्रोपोर्शन पढ़ने जा रहे हैं। कह रहे हैं इट मस्ट बी सफिशेंटली लार्ज इनफ टू एक्सचेंज गैसेज फॉर ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी। हम ये क्यों कह रहे हैं कि भाई उसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए? भाई देखो हमारे इंसान के अंदर, डिफरेंट एनिमल्स के अंदर कोई मिलियंस, बिलियंस और ट्रिलियन सेल होते हैं, और उन हर सेल को हमें गैस पहुंचानी होती है। सो हमारी रिस्पिरेटरी सरफेस का एरिया इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वो हर सेल को ऑक्सीजन दे सके और हर सेल से CO2 ले जा सके। ठीक है, सो ये फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन है, इंसान का जो टोटल सरफेस एरिया है ना रिस्पिरेटरी सरफेस का, इट इज़ 20 टाइम द साइज ऑफ बॉडी। ये MCQ का पॉइंट है कि इंसान में जो रिस्पिरेटरी सरफेस है उसका जो सरफेस एरिया है इट इज़ 20 टाइम्स द साइज ऑफ द बॉडी। अगर हम रिस्पिरेटरी सरफेस की बात करें जिसमें लंग सरफेस एरिया भी आ जाता है, हम इंसान की बात करें तो हमारी रिस्पिरेटरी सरफेस जो होती है वो लंग के अंदर मौजूद होती है और उस रिस्पिरेटरी सरफेस को एल्वेलाई कहते हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर, इंसानों के अंदर जो रिस्पिरेशन होती है इट टेक्स प्लेस थ्रू एल्वेलाई। एल्वेलाई क्या होता है यार? एल्वेलाई इस तरह के गुच्छे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। जो एल्वेलाई होते हैं वो इस तरह के गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो एयर सैक्स होते हैं, समझे, एक थैली की तरह होते हैं। वो थैली की जिस तरह पतली होती है ना, इनकी मेम्ब्रेन भी इस तरह पतली होती है। और ये एक एल्वेलाई हो गया। ठीक है, एक एल्वेओलस होता है और बहुत सारे मिलके एल्वेलाई बनाते हैं। ठीक है, सो जो एक एल्वेओलस है, ठीक है, इसके ऊपर ब्लड वेसल्स इस तरह मतलब ब्लड वेसल से उसको कवर किया होता है। देखें ये है हमारी वेन, ये ब्लड वेसल है, एक और ब्लड वेसल है, और ये ब्लड वेसल से ब्लड कैपिलरीज निकल रही हैं। सो एल्वेओलस को या एल्वेलाई को बहुत सारी कैपिलरीज ने कवर अप किया हुआ होता है। और क्यों किया होता है? ताकि इस एल्वेलाई के अंदर जो एयर हो वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर चली जाए, यानी ऑक्सीजन जो होते हैं हमें ब्लड के अंदर पहुंचानी होती है ना, ताकि वो हर सेल को पहुंचे। तो इस एल्वेलाई के फॉर एग्जांपल मेरा ये टुकड़ा है और यहाँ ये ब्लड वेसल जा रही है, तो मैं इस एल्वेलाई से इस ब्लड वेसल के अंदर ऑक्सीजन भेजूँगा। ठीक है, और इस ब्लड से CO2 एल्वेलाई के अंदर वापस ले लूँगा, फिर एल्वेलाई से CO2 दोबारा निकल जाएगी। कैसे निकलेगी मैं उसकी बात अभी करता हूँ।